जय सीताराम। आज पाठ 5 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में, सॉरी यहाँ का लिख दिया, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो जनरली आप जानते हैं कि लार होता है चिकना, है ना, एक लसलसा पदार्थ होता है मुंह के अंदर जिसको हम लार कहते हैं, जिसमें मिलता है उसको चिकना बनाता है। तो लार का मुख्य कार्य है कि भोजन को चिकना बनाना, भोजन को चिकना बनाना। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना एवं लसलसा बनाती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। और लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देती है, उसमें तोड़ती है ना। तो मतलब लार का मुख्य काम है कि लार में उपस्थित जो एंजाइम है एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं के को शर्करा के सरल अणुओं में तोड़ देती है। अब जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, तो आप जाइलम और फ्लोएम के अंतर आप याद कर लेंगे। तो वाहन मतलब जाइलम मतलब जल, है ना, और फ्लोएम मतलब फ्लोएम मतलब खाना पीना, ऐसा याद कर लेना। जाइलम जल, जाइलम जल, फ्लोएम खाना पीना, खाद्य पदार्थ। तो पौधों में जाइलम द्वारा परिवहन होने वाले पदार्थों में जल एवं खनिज लवण है, और जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल एवं खनिज लवण का संवहन करती हैं। जल के मूल रोम मृदा के संपर्क में होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम में क्या होता है, पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम की चालनी नलिकाओं से प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का परिवहन जड़ों, फलों, वृद्धि करने वाले अंगों की ओर होता है। ठीक, सीधी बात है। मतलब इसका सारांश ये है कि जाइलम जो है पदार्थ में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है, जाइलम, है ना, जल एवं खनिजों को। और फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यही मेन अंतर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है वसा के पायसीकरण का क्या महत्व है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन में वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिन पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है। पायसीकरण में पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है। इससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। यही वसा का पायसीकरण का महत्व है ना। कुल मिला के भोजन, फिर सुन लो आप लोग, भोजन में वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिस पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है। पायसीकरण में पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है, जिससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। स्वपोषण एवं विषम पोषण, पोषी पोषण, या स्वपोषी या विषम पोषी, ये दोनों एक ही चीज है। इसमें आप क्वेश्चन में डाउट मत होना। ये तो स्वपोषी दे दे, है ना, स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर। और ये स्वपोषण, तो स्व मतलब होता है अपने लिए, खुद से, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण मतलब जिसमें जीव अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। विषम पोषी में जीव अपना भोजन जो है दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लेना, मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। मनुष्य के पूरे शरीर में, अब सुनना आराम से, मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है ना। एक बार दाहिने भाग से अनाक्सीजनित रक्त, अनाक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित रक्त
होता है, इसलिए मनुष्य के रक्त संचरण को दोहरा रक्त संचरण कहते हैं। दाहिने भाग में बिना ऑक्सीजन के और राइट हैंड में बाएं भाग लेफ्ट हैंड में ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए मनुष्य में जो संचरण है वो दोहरा संचरण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी उपस्थिति में जो है पौधे जो है मतलब पत्तियां अपना भोजन बनाती है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपका वो हो जाएगा। फिर से सुन लो, 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण हुआ और 6O2 प्लस 6H2। धमनियों एवं शिराओं की तुलना में शिराओं में पतली दीवार क्यों होती है, और यह तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि धमनी और शिरा में अंतर बताओ। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर बताओ, ये भी हो सकता है। तो धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है, धमनियों में रक्त का प्रवाह, ठीक है, जबकि शिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है। जबकि शिराएं क्या कहती हैं, शरीर में जो रक्त है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाती हैं शिरा, और धमनी क्या करती हैं कि हृदय से पूरे भाग में ले जाती है। बात समझ में आ रही, तो जिसमें कोई अधिक दाब नहीं होता है जब शिराएं ले जाती हैं, इसलिए शिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं। धमनियां जो है यहाँ के ब्लड को प्रत्येक अंग में भेजती हैं, ले जाती हैं, और शिराएं क्या करती हैं, पूरे शरीर के रक्त को हृदय में ले जाती हैं, इसलिए इनका दीवार। अब दूसरा अंतर इनमें, धमनी की जो गुहिका है वो सकरी होती है, तो शिरा की गुहिका चौड़ी होगी। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, शिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से प्रवाहित होता है, शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है। ठीक है, इस प्रकार। अब अगला क्वेश्चन, ये तो आप चित्र जरूर बना लेना। मानव पाचन तंत्र, मानव हृदय का नामांकित चित्र, मानव वृक्काणु, मतलब वृक्काणु भी लिख सकता है, नेफ्रॉन भी लिख सकता है, और सर्जन तंत्र का भी आता है। तो ये आप 1 2 3 4 चित्र आप बिल्कुल बनाना सीख लेना, एक जरूर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद रक्त के कार्य लिखिए। रक्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का कार्य। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऐसा भी हो सकता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है ना। अब इसका कार्य जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। रुधिर और लसिका तंत्र बहुत में उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थ को सर्जन के लिए वृक्क में ले जाते हैं, मतलब किडनी में ले जाते हैं। रुधिर तथा लसिका ऊतकों की कोशिकाओं तथा परिसंचरण तंत्र के बीच माध्यम का कार्य करता है। रुधिर का थक्का जमाने वाले, घाव का उपचार करने वाले, संक्रमण एवं रोगों से लड़ने वाले पदार्थ भी रुधिर द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ये सब कार्य हैं। और जो है इसमें और एक आध चीज अपने से दिमाग में रख लेना है, इन्हीं को वायवी श्वसन, अवायवी श्वसन, सॉरी इसको भूल गया था, इसी को ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वायवी मतलब वायु की उपस्थिति में, उसी को बोलते हैं ऑक्सी, और अनाक्सी मतलब अवायवी, जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होता है। तो ये वायवी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में, इसमें जो है, इसमें यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वायवी है ना, यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवी जो है ये केवल कोशिका द्रव्यों में होता है। और इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है वायवी में, और इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। इसमें अंतिम उत्पाद CO2 और पानी बनता है ना, इसका अंतिम उत्पाद है, इसका अंतिम उत्पाद CO2 और अल्कोहल बनता है वायवी में। यह अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है, और यह क्रिया कम जीवों में होती है, अवायवी श्वसन।
ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना। और इतने में मेरा ये विश्वास है कि इतने से ही क्वेश्चन आपका आएगा पार्ट 5 से, जो भी क्वेश्चन। तो इसी आशा के साथ कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।